Hello friends, welcome to current affair videos from Topos Note. Today, that is 19th of June 2022, I will be covering the following articles. The first article is what is Interstate Council. So Interstate Council की अभी मीटिंग उसके रिगार्डिंग अपडेट्स और Interstate Council क्या होता है वो कवर होगा. Second article is Pakistan may get off FATF grey list after on-site check. जो रिज़ल्ट है FATA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उसने रिलीज़ किया है और बोला है कि पाकिस्तान मेट करते सभी कंडीशंस को जो उन्होंने 2 लिस्ट दिया था. अब उसको ग्रे लिस्ट से वो रिमूव कर देगा अगर ऑन साइट चेक में उनको कोई इश्यूज नज़र नहीं आते हैं. थर्ड, अग्निपथ अ फायर दैट कुड सिंच इंडिया. सो जो अग्निपथ के बारे में उसके रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में और जो अपडेट आए हैं. फोर्थ, WTO स्ट्राइक्स ग्लोबल ट्रेड ड्रिल्स आफ्टर रोलर कोस्टर टॉक्स. काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दोजहद के बाद WTO ने फाइनली कुछ ग्लोबल ट्रेड के डील्स को साइन किया है और उनके बारे में अपडेट्स. फिफ्थ, चाइना गेट्स इट्स थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर. चाइना ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन. एंड सिक्स्थ इज़ अबाउट ADP टू बी एक्सटेंडेड टू ब्लॉक सिटी लेवल. यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था उसको अब ब्लॉक और सिटी लेवल तक एक्सटेंड करने का सोचा गया है बाय प्राइम मिनिस्टर. सो उसके इम्प्लीकेशंस क्या है वो सब. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. सो द वेरी फर्स्ट आर्टिकल इज़ इंटरस्टेट काउंसिल्स क्या हैं. न्यूज़ में रिसेंटली क्या हुआ है, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है कि एटलीस्ट 3 मीटिंग्स होनी चाहिए इंटरस्टेट काउंसिल की हर एक साल, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो एक बेटर सजेशन है. एंड दैट बिल्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बी प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल बिफोर बिंग टेबल इन द पार्लियामेंट. यानी कि इंटरस्टेट काउंसिल के सामने ऐसे बिल्स को प्रेजेंट किया जाए जो नेशनल इम्पोर्टेंस के है और वाइड रेंजिंग जिनका इम्पैक्ट है. अब जो काउंसिल है वो क्या होती है. इंटरस्टेट काउंसिल एक मैकेनिज़्म है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ताकि सेंटर स्टेट रिलेशन को सपोर्ट किया जा सके, इंटर स्टेट्स कोऑर्डिनेशन इंप्रूव किया जा सके और कोऑपरेशन को इंप्रूव किया जा सके कंट्री के अंदर. सो बेसिकली सेंटर स्टेट और 2 स्टेट्स के बीच में, स्टेट एंड स्टेट्स. सो इनको इम्प्रूव किया जा सके इसलिए इंटरस्टेट काउंसिल को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. ये एस्टेब्लिश किया गया है बाय आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एम्पावर करता है राष्ट्रपति को कि ऐसी किसी भी बॉडी को वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर उनको ज़रूरत महसूस होती है. तो 1988 में सरकार या कमीशन ने सजेस्ट किया था काउंसिल होनी चाहिए एज अ परमानेंट बॉडी, एंड इन 1990 इट केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. यानी कि स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है बल्कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आई है. So legally it draws from power from the constitution, but इसके लिए एक सेपरेट लॉ नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनती है और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया गया है. फंक्शन क्या करते हैं, जो मेन फंक्शन है वो है इंक्वायरी करने का और एडवाइस करने का, डिस्प्यूट्स जितने भी स्टेट्स के बीच में या स्टेट्स में उनको इन्वेस्टिगेट करने का, डिस्कस करने का ऐसे सब्जेक्ट्स को जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स या यूनियन का कॉमन इंटरेस्ट है या उनका कोई इन्फ्लुएंस है. और रिकमेंडेशंस देती है फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन, ताकि ओवरऑल जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है वो बेटर किया जा सके. जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं इस काउंसिल के. जो मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर जब सभी राज्यों के, प्लस यूटीज़ जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है वो, और एडमिनिस्ट्रेटर्स उन यूटीज़ के जिनके लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है. 6 मिनिस्टर कैबिनेट रैंक के मेंबर्स होते हैं इसमें, और सेंटर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वो भी इसके मेंबर होंगे. फॉलोइंग अ रिकॉन्स्टिट्यूशन लास्ट मंथ द इंटरस्टेट काउंसिल विल नाउ हैव 10 यूनियन मिनिस्टर्स एज परमानेंट इनवाइटीज़. रिमेंबर, अब उसको नंबर बढ़ा के 10 कर दिया गया है. Its standing committee has been reconstituted with Home Minister as chairman, Finance Minister and the Chief Minister of Maharashtra, UP, Gujarat and as some of the other committee members. इनकी होम मिनिस्टर को उसका चेयरमैन बना दिया गया है और बाकी के जो है फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कुछ राज्यों के, उनको डाला गया इसकी स्टैंडिंग कमेटी में. अब जो स्टैलिन है उनका लेटर क्या कहता है. स्टैलिन ने फ्लैग किया है कि एक लैक है रेगुलर मीटिंग्स का,
काउंसिल अब तक सिर्फ एक बार मिली है इन द लास्ट 6 years, एंड दैट देयर हैज़ बिन नो मीटिंग सिंस जुलाई 2016, यानी कि स्टेट काउंसिल की 2016 के बाद कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इन 1990 द बॉडी हैड मेट ओनली 11 टाइम्स, जबकि जो प्रोसीजर है वो कहते हैं कि एटलीस्ट उसको 3 टाइम्स मिलना चाहिए हर एक साल, जबकि वो पिछले 30 सालों में सिर्फ 11 बार मिली है। स्टालिन ने अप्रिशिएट किया है जो रिसेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन है काउंसिल का। स्टालिन हैज़ फ्रिक्वेंटली डिसएग्रीड विद द सेंटर पॉलिसीज ऑन द मैटर ऑफ टैक्सेशन, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक नीट, और बाकी के लैंग्वेज और एजुकेशन पॉलिसी पे भी काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं चीफ मिनिस्टर के जो तमिलनाडु स्टेट के हैं। लास्ट मीटिंग जो थी वो 2016 में हुई थी इंटर स्टेट काउंसिल की, जिसमें कंसिडर किया गया था पुंची कमीशन के रिकमेंडेशन को ऑन इंटर सेंटर स्टेट रिलेशन, जिसको पब्लिश 2010 में किया गया था। स्टेट ने पूछा था कि आस्क्ड फॉर मेंटेनिंग द फेडरल स्ट्रक्चर अमिड द ग्रोइंग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी इन द यूनियन गवर्नमेंट। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल वाज आल्सो डिस्कस्ड, कि उसको किसी तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है या नहीं। सो दिस इज़ अबाउट पाकिस्तान में गेट ऑफ फाटफ ग्रे लिस्ट आफ्टर एन ऑन सेट चेक, यानी कि साइट का चेकिंग के बाद अब शायद पाकिस्तान को फाइनली कुछ सालों बाद फाटफ की ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकता है। पाकिस्तान गोट रिसेंटली अ रिप्लाई फ्रॉम द FATF एज द इंटरनेशनल वॉच डॉग जो टेरर फाइनेंसिंग को देखता है, जिसने अनाउंस किया कि कंट्री को रिमूव किया जा सकता है ग्रे लिस्ट में अगर विजिट जो होगी फैक्ट फाइंडिंग टीम की वो वेरीफाई कर दे जो उन्होंने क्लेम किया है उसको, और जितने भी मेजर्स उन्होंने लिए हैं टेरर फाइनेंसिंग को डील करने के लिए। इंडिया का स्टांस क्या है? सब्सिक्वेंटली मोस्ट वेस्टर्न नेशंस एंड चाइना हु आर मेंबर्स ऑफ फाटफ वर्किंग ग्रुप डिक्लेयर्ड पाकिस्तान केस एट एन इमरजेंसी इंटरनल मीटिंग। As the decision was by consensus, India was not asked to vote on the decision, but New Delhi has been skeptical of Pakistan's commitment to completely end terror safe havens in the country. क्योंकि consensus basis था, ऑलरेडी इंडिया की अंडरस्टैंडिंग थी कि उसको रिमूव करना है या कंटिन्यू फाटफ में रखना है, तो दैट दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइजिंग विद द मेंबर्स इन यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग फ्रांस and United States. Officials also pointed to Jammu Kashmir where they said infiltration continued. Small arms IEDs continuously push किए जा रहे हैं LOC पे, और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका कहना है कि आफ्टर रिमूविंग पाकिस्तान फ्रॉम पार्ट ऑफ ग्रे लिस्ट द टेरर फाइनेंसिंग विल गो अप इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। पाकिस्तान का स्टांस क्या रहा है? पाकिस्तान कंटिन्यूड इट्स रिलेंटलेस एफर्ट टुवर्ड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एक्शन प्लान्स, जो उसको 2 लिस्ट दिए गए थे, डिस्पाइट मैनी चैलेंजेस इट सेज ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। पाकिस्तान रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन गेटिंग इटसेल्फ आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट। बाय डिफॉल्ट चाइना वाज एक्टिवली सपोर्टिंग। पाकिस्तान वाज ब्रॉट बैक ऑन द ग्रे लिस्ट इन 2018 which allowed the country to be monitored closely by the FATF. The ministry said Pakistan has covered a lot of ground in the AML, CFT and anti-money laundering and combating the financing of terror and proliferation domain during the implementation of FATF action plans, जो 2 लिस्ट दिए थे उनको। The engagement with FATF has also led to the development of strong anti-money laundering and counter-financing terror framework in the Pakistan and resulted in improving the overall system to cope with the future challenges. FATF का stand clear है, although they agree with whatever Pakistan is saying, but on-site inspection करेंगे, जो कि अक्टूबर से पहले होगी, एंड फॉर्मल अनाउंसमेंट उसकी उसी की बात की जाएगी कि पाकिस्तान को रिमूव करना है या नहीं करना है। बट फाटफ ने डेफिनेटली प्रेज़ किया इस्लामाबाद को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी उसने एक्शन प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया है, जो क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली ग्रे लिस्ट के बाहर जा रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट चेंज हुई है एंड देयर आर सम पॉलिटिकल कंपल्शंस एज वेल फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। सो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान विल बी मूविंग आउट ऑफ ग्रे लिस्ट आफ्टर ऑन साइट वेरिफिकेशन। मैसिव प्रोटेस्ट हुए हैं अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट ऑल ओवर द नेशन। सो अगर अग्निपथ स्कीम को देखें तो दिस विल बी द ओनली फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इनटू द 3 डिफेंस सर्विसेज नाउ। Scheme aims to strengthen national security, providing opportunity to youth to serve in the armed forces. Recruitment under the scheme will be known as Agniveer, जो भी recruits होंगे. After completion of 4 years, they can apply for regular employment.
25% तो एब्जॉर्व हो जाएंगे फॉर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, 75% को रिलीव कर दिया जाएगा फ्रॉम द सर्विस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। जो रिलीव होंगे उनको प्रायोरिटी मिलेगी ओवर अदर्स फॉर द वेरियस जॉब्स इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। The move is expected to decrease the average age profile of armed forces from 32 to 24 to 26 over the period of 7-8 years. रीज़न क्या है प्रोटेस्ट के? पहला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। जो फाउंडेशन है कि 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप लेके आ रहे हो एक तरह से। जॉब्स फॉर द मेजोरिटी स्टेट्स सच एज बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, ऐसे स्टेट्स हैं जो बल्क में आर्मी रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और मैक्सिमम जिसमें से शायद जम्मू कश्मीर का हाईएस्ट पार्टिसिपेशन है, हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट पार्टिसिपेशन इन द कंट्री पर 10 लाख पॉपुलेशन। पर्क्स और बेनिफिट्स को भी कहा जा रहा है कि मैनी ऑफ दिस पीपल वैल्यू जॉब स्टेबिलिटी, क्योंकि क्यों आ रहे हैं वो आर्म्ड फोर्सेस में? नॉट मेयरली बिकॉज दे वांट टू सर्व बट ऑल्सो बिकॉज दे सी कि आर्म्ड फोर्सेस एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आफ्टर रिटायरमेंट एज वेल, तो उनको पेंशंस का और बाकी चीज़ों का बेनिफिट रहता है, और कॉम्पिटिटिव सैलरीज उनको मिलती रहती है कंपेरेटिव टू रेस्ट ऑफ इंडिया। अनसर्टेनिटी एंड कर देते हैं कमीशन के साथ, तो मोस्ट ऑफ देम विल बी फोर्स टू लीव जॉब विद इन 4 ईयर, जो कि फिट नहीं होता है उनके होप और एस्पिरेशन को, क्योंकि वो अनसर्टेन रहेंगे उनके फ्यूचर को लेके। कैजुअलाइजेशन हो जाएगा ट्रेनिंग का। इट इज़ रिपोर्टेडली टेक्स 2 to 3 years टू ट्रेन अ मेंबर ऑफ द आर्मी, बट एज पार्ट ऑफ अग्निपथ सोल्जर्स विल बी ट्रेन्ड फॉर 6 months ओनली। 2 से 3 साल की ट्रेनिंग को 6 महीने में करके उनको फॉरवर्ड पोस्ट पे क्या नियुक्त किया जा सकता है, नहीं वो होगा या नहीं। थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस एनालिस्ट ने बोला है कि जो इशू है ये, जैसे रशियन सोल्जर्स की सिचुएशन है करंटली इन यूक्रेन वॉर, कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं है, क्योंकि कॉन्स्क्रिप्ट भी थे कुछ, और कुछ बिकॉज ऑफ सच स्कीम्स वर नॉट एडिक्वेटली ट्रेंड, सो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम विल लीव द परफॉर्मेंस डिजास्टरली लो। तो ऐसी सिचुएशन ना फेस करनी पड़ जाए, वो भी है कि थ्रेट हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी को। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो काफ़ी ऐसे अप्रीहेंशंस उठाए गए हैं कि जो नए रिक्रूट्स होंगे उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, अंडर विच मोस्ट ऑफ द यूनिट्स आर बेस्ड ऑन रीजन, कास्ट एंड क्लास बेस्ड। सो नए रिक्रूट्स जो ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे आ रहे हैं उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, तो उसका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है और अप्रीहेंशंस आ रहे हैं। रीजन्स बिहाइंड एस्पिरेंट्स फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी बात है कि एनालिस्ट हमेशा साइड करता है क्रंच ऑफ गेजेटेड ऑफिसर्स इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड देयर हैज़ बीन नो रिक्रूटमेंट इन द लास्ट 2 years। वो भी क्लियरली शो होता है कि अब जब पिछले साल 2 साल से कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट वेरी हाई है। पैंडमिक का इम्पैक्ट, काफ़ी लोगों का चांसेस ऑलरेडी वो लॉस्ट कर चुके थे, दे वर होपिंग फॉर दिस ईयर टू हैव अ रैली, लेकिन एज फैक्टर की वजह से एंड पैंडमिक की वजह से नाउ दे आर आउट, तो आउटरीच उनका भी है। अनएंटिसिपेटेड रिफॉर्म, कोई भी इतना बड़ा मेजर डिफेंस पॉलिसी रिफॉर्म, जस्ट टूर ऑफ ड्यूटी का थोड़ा बहुत डिस्कशन था, ब्रॉडर फ्रेमवर्क का कोई डिस्कशन नहीं था कि किस तरह से किस फॉर्मेट में आने वाला है। सो दैट वाज वेरी अनएंटिसिपेटेड। रीजंस क्या थे इसके पीछे फ्रस्ट्रेशन के, वो आपको बता ही चुका हूँ। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? वंस रिटायर्ड एस्पिरेंट्स विल बी फ्री टू परस्यू अदर कैरियर्स विद सेवरल डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट्स, तो उनको वहाँ पे प्रेफरेंस और रिजर्वेशन प्रोवाइड होगा, जैसे CAPF में 10% कर दिया गया है। एस्पिरेंट्स विल गेट प्रेफरेंस एजुकेशनल क्रेडिट्स, स्किल सर्टिफिकेट्स टू हेल्प देम रिहेबिलिटेट इन अदर फील्ड्स, और अकॉर्डिंगली उनके आगे की पढ़ाई के ऊपर भी और ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह के लिए भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑप्शंस तलाश रही है और MOU साइन कर भी लिए हैं इग्नोर बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ। Those wishing to be entrepreneurs will get financial package and bank loans at easy terms, ईजिली मिल जाएगा उनको, और जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने के लिए भी मिलेगा, और 12th के इक्विवेलेंट की सर्टिफिकेट भी उनको मिलेगी जो 10th के बाद ज्वाइन करेंगे। जॉब सीकर्स के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी कह चुके हैं प्रायोरिटी वो देंगी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, CAPF में 10% तक। वे फॉरवर्ड क्या है, मोडालिटीज़ ऑफ हाउ दिस विल हैपन आर स्टिल बीइंग वर्कड आउट, but one thing is very clear, poorly crafted scheme are on the rise, whether it's about the farm laws or the poorly crafted schemes are on the rise, they are hurriedly being crafted and brought on the surface.
no broader discussion or deliberation is being done before executing such a scheme. तो किसी भी स्कीम को सक्सेस होने से पहले उसकी प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हर एक स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करना ज़रूरी रहता है ताकि वो भी कॉन्फिडेंस में रहे व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन और उनको सरप्राइज़ ना मिले. और डिस्कशन पब्लिक डोमेन में भी मस्ट है, सो दैट कैन बी अ वे फॉरवर्ड फॉर ऑल द स्कीम्स, नॉट जस्ट अबाउट अग्निपथ. सो WTO ने स्ट्राइक किया है कुछ ग्लोबल डील्स को आफ्टर अ रोलर कोस्टर टॉक्स. रिसेंटली WTO ने एग्री किया है फर्स्ट चेंज टू द ग्लोबल ट्रेडिंग रूल्स इन ईयर्स, जो बहुत सालों से रुके हुए थे, एज वेल एज डील टू बूस्ट द सप्लाई ऑफ कोविड वैक्सीन इन अ सीरीज ऑफ प्लेजेस दैट वर हैवी ऑन कॉम्प्रोमाइजेस. काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए गए. डायरेक्टर जनरल जो हैं WTO के, उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी चेयरिंग है जिसमें डेलीगेट्स ने इस तरह की एग्रीमेंट्स पे वो रीच किए हैं. द पैकेज ऑफ एग्रीमेंट्स यू हैव रीच्ड विल मेक अ डिफरेंस टू द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. जो उनका कमेंट रहा है, क्योंकि देयर इज़ नॉट जस्ट वन एग्रीमेंट बट मल्टीपल ऑन मल्टीपल इश्यूज़. जिस पैकेज की वो बात कर रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड पॉइंट आउट किया गया है, इंक्लूडिंग द 2 हाईएस्ट प्रोफाइल डील्स अंडर द कंसिडरेशन ऑन फिशरीज एंड ऑन पार्शियल वेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉर द कोविड वैक्सीन्स. तो पार्शियल वेवर मिला है, नॉट फुल, और फिशरीज़ के ऊपर भी काफ़ी हाई प्रोफाइल डील्स साइन किए गए जिसमें रिड्यूस करने की बात हुई है ऑन द सब्सिडी. द अकॉर्ड टू कर्व फिशिंग सब्सिडीज इज ओनली द सेकेंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट सेटिंग न्यू ग्लोबल ट्रेडिंग रूल्स टू स्ट्रक द WTO's 227 हिस्ट्री ईयर. यानी कि सेकेंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है कर्व फिशिंग का सब्सिडीज़ को करने का, and is far more ambitious than the first designed to cut the red tape. The deal on a partial intellectual property waiver to allow developing countries to produce and export COVID vaccine has divided the WTO for nearly 2 years. 2 सालों से इसके ऊपर बातचीत चल रही थी, बट फाइनली उसको भी पास कर दिया गया. One deal also reached was to maintain a moratorium on the e-commerce tariff. तो जो e-commerce tariff है उसके ऊपर भी डील को मेंटेन करने के लिए मोरेटोरियम को हाँ किया है अप टू नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर में डिसाइड करना है कि इसको करेंगे या नहीं करेंगे. इन केस मीटिंग नहीं होती है, पोस्टपोन हो जाती है, तो दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ दिस मोरेटोरियम. सो चाइना को उसका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया है. लॉन्च किया उसका सबसे बिगेस्ट और सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर जो मेजर मिलिट्री एडवांस है उस कंट्री के लिए, इनकी चाइना के लिए, टू बिकम ए एशियन सुपर पावर. जो अनाउंसमेंट है वो ऐसे टाइमिंग पे आई है जब काफ़ी ज़्यादा टेंशन है बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और जो चाइना का थ्रेट है टुवर्ड्स ताइवान, जो उसका ब्रेक अवे रीजन है सिंस 1949. चाइना का जो करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है एक मैसिव ओवरऑल उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में, उसमें भी मॉडर्नाइजेशन चल रहा है काफ़ी. अब तक 2 ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है एयरक्राफ्ट कैरियर, ये तीसरा लॉन्च हुआ है. इसके अलावा भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और बाकी के इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन भी रैपिड वे में चल रहे हैं, और ये मेजरली शी जिनपिंग की पुश है जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है, बिकॉज ही वांटेड टू बिल्ड अ फुली मॉडर्न फोर्स ताकि राइवल किया जा सके US मिलिट्री को बाय 2027. इनकी टारगेट है 2027. जो करियर का नाम है वो फुजियान है, न्यू करियर है, ये कैरियर है, और फर्स्ट कैटापुल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है. कैटापुल्ट मतलब कैप्चर कर ले, जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा हो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, तो वो बेस्ड है. जो पूरा डिज़ाइन किया गया है चाइना के अंदर, चाइना ने ही उसको डिज़ाइन किया. इट हैज़ सिग्निफिकेंटली मोर एडवांस टेक्नोलॉजी जो चाइना के पहले के 2 कैरियर थे उनसे, इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स टू लॉन्च एयरक्राफ्ट ऑफ इट्स डेक. यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली वो लॉन्च भी कर देता है ताकि ज़्यादा बड़ा रनवे की रिक्वायरमेंट ना रहे, और लैंड करते वक्त उसको अरेस्ट कर ले ताकि ज़्यादा बड़े रनवे की रिक्वायरमेंट ना रहे. The launching and landing has become easy on this particular aircraft with new technology. The other carriers use as a sky jump style ramp for takeoffs ऐसे भी हैं. And with the displacement of more than 80,000 ton, it is comparable to the size of the super carriers of the United States Navy. यानी कि जो 80,000 टन का डिस्प्लेसमेंट इसकी वैल्यू है, वो उसको सुपर कैरियर जो है यूनाइटेड स्टेट्स के, उनके बराबर खड़ा कर देता है. सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को एक्सटेंड करने की बात हुई है टू ब्लॉक एंड सिटी लेवल, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है. जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसको 2018 में लॉन्च किया गया था 112 डिस्ट्रिक्ट के लिए जो सबसे पीछे और बैकवर्ड है, जिनमें लेस प्रोग्रेस रही है इन की सोशल एरियाज़,
उनकी सक्सेस को लोड करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो गवर्नमेंट है उसको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सके इस प्रोग्राम को ब्लॉक और सिटी लेवल तक। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो बेस्ट और यंग ऑफिसर्स हैं, जो न्यूली रिक्रूट ऑफिसर है, उनको ऐसी जगह पे पोस्ट किया जा सके ताकि कुछ नोटिसेबल चेंज आए और उनकी क्रिएटिव थिंकिंग और फ्रेश आइडियाज़ के साथ कुछ अच्छा इंप्लीमेंट किया जा सके। तो दैट बिकम्स अ नीश एरिया टू हैव न्यू आइडियाज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, और एक तरह से टेस्ट करने का भी ऑप्शन और करियर के स्टार्टिंग में अपने ब्रॉडर और न्यू फ्रेश आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का भी मौका मिलता है ऐसे एरियाज़ में। फिर द एक्सपीरियंस एंड लर्निंग्स गेन्ड बाय देम इस इन एरियाज़ में काम करते वक्त वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, अनपैरेलल होंगे एंड प्रूव होंगे यूजफुल फॉर द एंटायर कंट्री इन द रेस्ट ऑफ देयर करियर। सो दिस हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. So aspirational district program becomes an important point of view, and in mains writing this becomes a very important and valid point.